चलिए देखिएगा, तो मौर्य साम्राज्य के बाद जो साम्राज्य का उदय हुआ उसे कहा गया मौर्योत्तर काल, है ना। भारतीय इतिहास में जो है यह एक बहुत महत्वपूर्ण समय था, याद रखिएगा, जहां पर धर्म भी अपने जो रिलीजियस पॉइंट था वो भी अपने आप में विकसित हो रहा था। साथ ही साथ जो है अलग अलग राजवंश, मौर्य साम्राज्य जो है एक बड़ा राजवंश था, याद रखिएगा, और उसके अलग होने पर या उसके समाप्त होने पर जो है छोटे छोटे राजवंश जो है अब स्थायित्व में आते हैं, यानी भारत के क्षेत्र में जो है अब छोटे छोटे राजवंशों का उदय होता है। ठीक है, उन राजवंशों में हमने पढ़ा था कि मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी के तौर पर जो है, ठीक है, सबसे पहले कौन सा वंश आया? सुंग वंश पढ़ा आपने। ठीक है, दूसरे नंबर पर पढ़ा आपने कर्ण वंश, तीसरा जो है आपके सातवाहन वंश, चौथा अपने पढ़ेंगे आगे वाकाटक वंश। ठीक है, तो हमने सुंग वंश पढ़ लिया है, कर्ण वंश पढ़ लिया है, सातवाहन पढ़ रहे हैं हम लोग, और वाकाटक वंश जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसी के आधार पर समझिएगा, इसके अलावा जो कुछ अन्य राजवंश जो जिनका उदय हुआ था, उसमें आपका कलिंग के चेदी वंश, उसी प्रकार जो है इक्ष्वाकु वंश, ठीक है, इस प्रकार के वंश जो है और भी छोटे छोटे राजवंश जो है यहाँ पर उदित होते हैं। एक्चुअल में ये राजवंश किस तरीके से उदित होते हैं तो समझिएगा कि एक बड़ा साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य ने काफी छोटे छोटे राज्यों को अपने अंतर्गत मिलाया हुआ था। ठीक है, जैसे ही अशोक की मृत्यु होती है या मौर्य साम्राज्य समाप्त होता है, सभी राजवंश जो है केंद्रीय सत्ता से दूर भाग जाते हैं, और केंद्रीय सत्ता से दूर भागने के कारण जो है, ठीक है, क्योंकि देखिए मौर्य साम्राज्य ने क्या किया था, अपने आप को सेंट्रलाइज किया था। अब जब सेंट्रलाइज किया था तो सब कुछ इसके साथ था, है ना। और जैसे ही सेंटर वाला जो पावर है वो खत्म होगा तो अपने आप सभी के सभी क्या हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। इसी कारण जो है चेदी वंश, जो कलिंग का चेदी वंश है, याद रखिएगा, ये अपने आप को आजाद कर लेते हैं। इक्ष्वाकु वंश का जन्म होता है, याद रखिएगा। ऐसे बहुत सारे वंश आते हैं, ठीक है, जिसपे अभी हम पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, सातवाहन वंश के बारे में। तो देखिएगा, सातवाहन वंश जो है एक सबसे महत्वपूर्ण वंश है, याद रखिएगा, जो कि दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है या उसके उदय के संबंध में जो जानकारी मिलती है, सातवाहन वंश के बारे में मिलती है। ठीक है, इस समय जो है कई प्रणालियां जो है जागृत होती हैं, याद रखिएगा, उत्तराधिकारी के तौर पर, जिसमें सातवाहन वंश के बारे में हम आगे पढ़ रहे हैं। तो याद रखिएगा, सातवाहन वंश का जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश क्षेत्र में इसका विस्तार है मुख्य तौर पर। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में जिस शासन का सबसे बड़ा महत्व होगा वो सातवाहन वंश का होगा, याद रखिएगा, इसलिए इनको आंध्र के सातवाहन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा देखिएगा, मैंने आपको सबसे पहले जो है सुंग वंश के बारे में बताया, उसके बाद जो है मैंने कर्ण वंश के बारे में बताया, और कर्ण वंश के बाद जो है, याद रखिएगा, इस क्षेत्र में जिसका अधिपत्य होता है दक्षिण क्षेत्र में, वहां होता है आपका सातवाहन वंश का स्थापित। ठीक है, तो 30 बीसी से लेकर, यानी 30 बीसी से लेकर आपका 250 एडी तक जो है इनका साम्राज्य चलता है, याद रखिएगा। और इनका विस्तार कहां से कहां तक था, तो याद रखिएगा, उत्तर में नर्मदा, पूर्व में कलिंग, दक्षिण में कृष्ण नदी, और पश्चिम में वेस्ट में जो है आपके शक शासक जो है अपना गुजरात व जूनागढ़ वाला जो क्षेत्र है, याद रखिएगा, उनका क्षेत्र था। ठीक है, हाँ, इनको अभी याद रखिएगा अभी, क्योंकि दिमाग में अगर शक नहीं रहेगा, ठीक है, शक मतलब ये शक, ठीक है ना, शक राजवंश, याद रखिएगा, तो दिमाग में शक राजवंश होना जरूरी है, याद रखिएगा, क्योंकि जब आप शक राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे उनका विस्तार, तो आप बोलेंगे कि पूर्व में उनके जगह पर कौन था, सातवाहन था। ठीक है, तो उनके पूर्व में कौन आ जाएगा, सातवाहन आ जाएगा, है ना, तो ये जरूर याद रखिएगा। तो देखिएगा, ये अपने आप में उपाधि धारण करते थे दक्षिणाधिपति। ठीक है, दक्षिणाधिपति कहलाते थे। और इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण शासक जो हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है, सबसे पहले अगर हम शासकों की बात करें तो याद रखिएगा, इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो शासक हुआ है, ठीक है, तो इन महत्वपूर्ण शासकों में हम 4 से 5 शासकों का नाम पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें इसकी स्थापना जो है, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी, सिमुक ने की थी। किसको मारकर, सुशर्मन को मारकर। ठीक है, इसके बाद जो है, याद रखिएगा, कृष्ण आता है इसमें। ठीक है, और कृष्ण के बाद जो है सातकर्णी प्रथम आता है, याद रखिएगा, सातकर्णी प्रथम का समय, और बहुत प्रसिद्ध शासक था, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जो है, याद रखिएगा, उसकी मृत्यु के बाद जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी आता है, याद रखिए, गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम आता है। और इसके संबंध में याद रखिएगा कि ये जो है त्रिसमुद्र तोय पितावाहन के शब्द से जो है अपना नाम लिखता था, याद रखिएगा, यानी कि जिसके घोड़े तीनों समुद्र का पानी पीते हैं, इसीलिए कहा जाता था बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का क्षेत्र जो है इसका विस्तार था यहाँ तक। ठीक है, ऐसा माना जाता था। उपाधि के तौर पर याद रखिएगा, वेणकंटक इसका महत्वपूर्ण उपाधि है। ठीक है, क्यों वेणकंटक है, तो याद रखिएगा, इसने शकों को मारा था। ठीक है, चलिए देखिएगा इसके बारे में। इसके दान की जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म में। ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं को जो है
अचकालिप ग्राम जो है इसने दान में दिया था, और कार्लों को दिया था चैत्य दान में, याद रखिएगा। कजरंग, ठीक है, कजरंग करंजक जो है ग्राम जो है इन्होंने दान में दिया था, करंजक, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा गौतमीपुत्र का जो एक युद्ध होता है, याद रखिएगा, नहयान के द्वारा, ठीक है। तो नहयान जो है, याद रखिएगा यहाँ पर कि नहयान जो है एक शासक है किसका, शक का, और जिसको परास्त किया था, हराया था किसने, गौतमीपुत्र सतकर्णी ने, ठीक है। तो नहयान के बारे में बहुत ज्यादा आगे पढ़ेंगे आप जब शकों के बारे में पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर केवल इसलिए सिर्फ मैं इन्हें ये बताया आपको कि इसका युद्ध किसके साथ हुआ था, शकों के साथ, शक के साथ इसका युद्ध हुआ था, और इसने शक शासक नहयान को हरा दिया था, ठीक है। इतना याद कर लीजिएगा इसके संबंध में, गौतमीपुत्र सतकर्णी के संबंध में, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद जो 3 घटनाएं हैं, जिसमें से पहला घटना जो है सबसे पहले याद रखिएगा, इसके संबंध में जो सबसे पहली घटना होती है शासकों के तौर पर, ठीक है। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी से संबंधित याद रखिएगा इसने अपना क्षेत्र विस्तार किया था, ठीक है। और नहपान को हराने के कारण याद रखिएगा ठीक है। इसमें याद रखिएगा 3 घटनाएं इसके संबंध में। पहला, हमेशा याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछाता है वो ये पूछाता है, याद रखिएगा, ठीक है, नहपान के बारे में, ठीक है। तो नहपान के बारे में पूछा था, याद रखिएगा, शकों में किसको हराया था, नहपान को हराया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसको आप आईएमपी कर सकते हैं इस पॉइंट को, जिसमें आपको याद रखना है कि नहपान को हराने की जानकारी मिलती है किसके द्वारा, तो याद रखिए गौतमीपुत्र सतकर्णी के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी एक घटना याद रखिएगा इसके संबंध में, ठीक है, कि इसके संबंध में जो जानकारी मिलती है इसकी माता के, ठीक है, इनकी माता के नासिक अभिलेख से जानकारी मिलती है, ठीक है, किसके बारे में, गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में, ठीक है। चलिए इसके बारे में देखिएगा, इसके संबंध में 2 घटनाएं और याद रखिएगा। पहला सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि इसने जो है जब नहपान को हराया था तो इसने वेण कंटक जैसे उपाधि धारण की थी, ठीक है। जो आपने उपाधि लिखा है इसमें वेण कंटक उपाधि, तो इसने उपाधि तब धारण की थी जब शकों को हराया था, वेण कंटक उपाधि धारण की थी, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट याद रखिएगा इसके संबंध में, जो कहा जाता है कि इसके साम्राज्य में जो है इसने मालवा और काठियावाड़ तक अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था, ठीक है। तो मालवा और काठियावाड़ के क्षेत्र में भी अपना साम्राज्य विस्तार किया था, याद रखिएगा, किसने, तो गौतमीपुत्र, ठीक है, सतकर्णी के द्वारा जो है यह जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, कि इसने जो है अपना क्षेत्र विस्तार किया और साथ ही साथ जो है मालवा और काठियावाड़ को जीता था, ठीक है। अब इसके संबंध में एक और बात याद रखिएगा इसमें जो है आपको जो याद रखना है इसके संबंध में 3 बातें देखिएगा। मैं आपको यहां पर एक चीज समझाना चाहूंगा, जिसमें जो है आप एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखें कि जब ये सातवाहन काल पढ़ें, ठीक है, तो इसके 4-5 क्वेश्चन जो है ना ये हमेशा से सिस्टमेटिक है, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसके 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, याद रखिएगा। एक इसके शासक हाल, ठीक है, हाल शासक के द्वारा, हाल, याद रखिएगा, शासक का नाम है हाल, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछा ये जाता है कि लीलावती का विवाह किसके साथ हुआ था। अब लीलावती इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखिए लीलावती इंपॉर्टेंट इसलिए है, याद रखिएगा, वो श्रीलंका की राजकुमारी है, ठीक है। ये अपने मंत्री को श्रीलंका घूमने भेजता है, कि घूमने मतलब लीलावती को देखने भेजता है, बोलता है कि काफी चर्चा सुनी है मैंने लीलावती के बारे में, ठीक है, आप जाओ देख कर आओ, ठीक है। अब वो जाता है, वापस आता है और काफी बखान करता है किसके बारे में, लीलावती के बारे में, और इसका मन जो है ना अब अग्रसित हो जाता है किसकी तरफ, लीलावती की तरफ, तो श्रीलंका जाता है विवाह करने, ठीक है। तो विवाह की जो इसके जो विवाह का जो घटना है ये ज्यादातर पूछा जाता है, याद रखिएगा, कि लीलावती या श्रीलंका की राजकुमारी से विवाह किस सातवाहन साल शासक ने किया था, तो हाल ने किया था, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो घटना से संबंधित कोई घटना ऐसी है जो इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, तो याद रखिएगा देखिएगा 3-4 क्वेश्चन जो है मैं आपको बताऊंगा, इसमें आपको जो याद रखना है, ठीक है।
ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद जो है शासक का नाम आता है, याद रखिएगा। लेकिन इसके समय जो है दो चीजें और हुई थी, याद रखिएगा, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी मुझे लगता है। आप इतना याद रखिए गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट है आपका, जहां पर आता है आपका वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वशिष्ठी पुत्र पुलवामी का नाम, ठीक है। तो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी का नाम हम याद रखते हैं, देखिएगा। तो इसने भी क्या किया था, दो उपाधि धारण किया था, ठीक है। मतलब इसकी उपाधि की जानकारी मिलती है, याद रखिएगा। इसकी उपाधि थी एक महाराज की उपाधि, और दूसरी उपाधि धारण किया था इसने दक्षिणापथेश्वर, ठीक है। एक उपाधि है आपका महाराज और दूसरा दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की थी। देखिए जनरली जब सभी राजा इस प्रकार की उपाधि धारण करते हैं तो क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें उपाधि धारण करने की जानकारी जो है प्रॉपर तरीके से, जिसमें अभिलेख में जो जानकारी मिले कि अभिलेख में प्रॉपर लिखा हुआ मिलता है, साथ ही साथ जो है ये बहुत उत्कृष्ट हो, ठीक है। किसी के युद्ध में जीतने के बाद या किसी क्षेत्र में साम्राज्य विस्तार करने के बाद तो वो अलग हो जाता है। लेकिन सामान्य तौर पर बार बार राजा बनने के साथ अपनी उपाधि धारण करना, इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि उपाधि को आपको जनरली याद करने से बचना है, क्योंकि सभी लोग लगभग कोई ना कोई उपाधि सातवाहन में धारण करते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, कॉमन उपाधि याद रखिएगा, दक्षिणाधिपति किसे कहा जाता था, तो सातवाहन शासनकाल के सभी शासकों को दक्षिणापति कहा जाता था, ठीक है। देखिएगा, तो याद रखिएगा सबसे पहले आंध्र को जीतने वाला आंध्र प्रदेश को जीतने वाला शासक बना ये, ठीक है। मतलब इसने सबसे पहले जो है आंध्र क्षेत्र को जो है जीता था, याद रखिएगा, आंध्र क्षेत्र को जीता था, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश जो आंध्र क्षेत्र है, ठीक है, इसको जीतने वाला, ठीक है। और इसी कारण से जो है याद रखिएगा आंध्र का सम्राट कहा जाता था ये, ठीक है। इसको आंध्र का सम्राट कहते थे। तो आंध्र प्रदेश क्षेत्र में जो है ना सबसे पहले इसने क्या किया था, इसे जीता था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि वेस्टर्नी, ठीक है, वेस्टर्नी स्तूप की स्थापना किसने की थी, इस व्यक्ति ने की थी, याद रखिएगा, ठीक है। तो पुलवामी ने की थी। तो इसके द्वारा जो है याद रखिएगा इसके द्वारा एक स्तूप का निर्माण कराया गया था, ठीक है। स्तूप याद रखिएगा, स्तूप का नाम था वेस्टर्नी स्तूप। कहां पर, अमरावती में, याद रखिएगा, ठीक है। तो अमरावती में जो है ना इसने निर्माण कराया था वेस्टर्नी स्तूप का, ठीक है। तो याद रखिएगा स्तूप के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। इस प्रकार से जो है इस प्रकार से स्तूप बनाया गया था, याद रखिएगा। इसे वेस्टर्नी स्तूप कहा जाता है, अमरावती क्षेत्र में बनाया गया था, ठीक है। तो ये स्तूप जो है याद रखिएगा निर्माण करवाया था पुलवामी ने, ठीक है। अब देखिएगा होता क्या है, तो जो गौतमीपुत्र ने जो है ना शकों से संबंध को अच्छा करने का प्रयास किया था। मतलब इसने कोशिश किया था, क्योंकि इसके जो पिता हैं, याद रखिएगा, इनसे पहले जो इसके पूर्वज है, ठीक है, उसने क्या किया था, शकों से अपने रिश्ते खराब किए थे, ठीक है। तो शक जो है अगर उनसे रिश्ते लगातार खराब रहेंगे तो बार बार युद्ध करते रहेंगे। तो इसने कोशिश किया था कि शकों से क्या हो जाए, रिश्ते अच्छे हो जाए, ठीक है। तो इसने क्या किया था, इसने जो रुद्रदामन है, ठीक है, उसकी पुत्री के साथ जो है अपना विवाह का प्रस्ताव रखा था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, शकों से संबंध अच्छा करना चाहता था। इसके लिए इसने रुद्रदामन के पुत्री से विवाह का प्रस्ताव रखा था,
ठीक है, विवाह का प्रस्ताव रखा। तो समझिएगा कि इसने जो है रिश्ते जो है अच्छे करने का प्रयास किया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि वशिष्ठी पुत्र पुलवामी कौन है, और याद रखिएगा अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सातकर्णी के बारे में, गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, तो जब इसके समय में याद रखिएगा जब ये घटनाएं घटी थी, तो ये इसके समय घटी थी। ठीक है, नहपान के लिए घटा था, है ना। तो नहपान के समय जब शकु का युद्ध हुआ इसके साथ, गौतमीपुत्र के साथ, याद रखिएगा, तो ऐसे में सभी जो एक संबंध था वो पूरी तरीके से खराब हो चुका था। ठीक है, संबंध तो हालांकि शुरू से ही दो राज्यों के मध्य खराब रहते हैं, लेकिन कोशिश ये किया था कि किसी ना किसी रिश्ते के तहत जो है ये संबंध ठीक हो जाए, वापस ठीक हो जाए। ठीक है, तो इसी ने बाद में जो है प्रयास किया था गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। ठीक है, तो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने क्या किया था, अपने पुत्र के लिए रुद्रदामन की पुत्री का हाथ मांगा था। ठीक है, लेकिन अब उस घटना को भी याद दिलाऊंगा मैं आपको, देखिएगा। तो अब देखिए यहां पर जो है ना, शको से संबंध अच्छा करना चाहता था, इसके लिए जो है रुद्रदामन से पुत्री से विवाह का प्रस्ताव रखा था। तो ये जो है इसके साथ विवाह होने वाला था, याद रखिएगा। लेकिन प्रस्ताव किसने रखा था, इसके पिता ने। ठीक है, सातकर्णी ने, यानी जिसका नाम है गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, तो ये बात मत जरूर भूलिएगा। ठीक है, यहां पर आप इसे लिख लीजिएगा, गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा। ठीक है, तो गौतमीपुत्र सतकर्णी के द्वारा जो है ना यह प्रस्ताव रखा गया। तो अब गौतमीपुत्र सतकर्णी के साथ जो प्रस्ताव था वो था रुद्रदामन की पुत्री के साथ विवाह का। ठीक है, लेकिन विवाह किसके साथ होने वाला था, वशिष्ठी पुत्र का। ठीक है, तो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, तो हम यहाँ पर पूरा नाम नहीं लेंगे, बार बार पुलवामी बोलूंगा मैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो गौतमीपुत्र जो है ना, गौतमीपुत्र जो सतकर्णी है, इसने प्रयास किया था कि जो मेरे से घटना घटी है, मैंने नहपान को मारा है, उसके बाद मैं शको के साथ थोड़ा सा रिश्ता अच्छा कर सकता हूं यदि हम ऐसा दबाव डाल दें कि रुद्रदामन जो कि शक राजा था, याद रखिएगा, इसके पुत्री का और मेरे पुत्र का विवाह हो जाए। ठीक है, अब घटना यहां तक तो बात थी ठीक, लेकिन होता क्या है, याद रखिएगा कि रुद्रदामन ने वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को 2 बार हराया था युद्ध में। ठीक है, तो ऐसे हराने के कारण जो है ना, पुलवामी ने मना कर दिया था, मैं विवाह नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये जो समय है ये थोड़ा अत्यंत गंभीर समय है, याद रखिएगा, जहां पर एक राजा अपने हारने के बाद जो है ना उसकी पुत्री से विवाह करने से मना करता है, लेकिन इसके पिता ने यह प्रस्ताव रखा था और रुद्रदामन भी तैयार था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा जो इसका भाई है, ठीक है, याद रखिएगा वशिष्ठी पुत्र पुलवामी का भाई, इसके साथ किसका विवाह हो जाता है, रुद्रदामन के, ठीक है, पुत्री का विवाह हो जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया यहाँ पर आपको, याद रखिएगा विवाह जो है ना वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के साथ नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और क्यों नहीं होता है तो ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि रुद्रदामन के द्वारा जो है रुद्रदामन के द्वारा, अच्छा ये रुद्रदामन कौन है, तो शक राजा है, याद रखिएगा। ठीक है, के द्वारा पुलवामी को युद्ध में 2 बार हराने के कारण, 2 बार हराने के कारण इसने विवाह से इनकार कर दिया। ठीक है, तो पुलवामी ने मना कर दिया क्योंकि वो 2 बार हारा था। ठीक है, पुलवामी हारा था, याद रखिएगा, रुद्रदामन बार बार हराया था उसके। ठीक है, तो पुलवामी का भाई था, याद रखिएगा, जिसका नाम है शिव श्री सातकर्णी, शिव श्री सातकर्णी। ठीक है, जिसके बाद उसके भाई शिव श्री सातकर्णी के साथ रुद्रदामन की पुत्री का विवाह किया जाता है। तो याद रखिएगा, कई बार जो है ना मैंने इसे देखा है कुछ किताबों में, पुलवामी के साथ जो है रुद्रदामन की पुत्री का विवाह किया गया है उसमें, किताबों में देख। ठीक है, तो किताबों में ऐसा लिखा जाना ये कहां तक सही हो पाता है, याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए ऐसे नौबत आती है कि जब अपनी पुत्री का विवाह यानी उसका दामाद पुलवामी बन जाता, तो उसे कैसे हरा पाता वो। ठीक है, और बार बार जो है अगर मान लीजिए विवाह से पहले ही हराया होगा
तो उसके बाद जो संबंधित जो जानकारी मिलती है उसमें रुद्रदामन के दामाद होने की जानकारी नहीं मिलती। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि पुलवामी के साथ जो है ना उसका विवाह नहीं होता है। किसका? रुद्रदामन की पुत्री का विवाह नहीं होता है। किसके साथ होता है? उसके भाई के साथ होता है, जिसका नाम है शिवश्री सातकर्णी। ठीक है, शिवश्री सातकर्णी बहुत लंबे समय तक शासन नहीं करता, याद रखिएगा। ये 10 साल का राजा रहता है, 10 साल तक राजा रहता है पुलवामी के बाद। ठीक है, 10 साल तक शासक बना। तो याद रखिएगा, इसके बाद नंबर आता है किसका? शिवश्री सातकर्णी का। शिव श्री सातकर्णी। और इसमें केवल एक बात याद रखिएगा, 10 वर्षों तक शासक रहा। और दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, रुद्रदामन का दामाद बना। ठीक है, दो ही चीजें इसमें याद रखनी है आपको शिवश्री सातकर्णी के बारे में। ठीक है, तो अभी तक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं मैं उनको डिस्कस कर रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा, पुलवामी का एक ही मात्र क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्नी स्तूप का निर्माण अमरावती में किसने कराया था? ठीक है, तो जैसे आप पढ़ते हैं, मौर्योत्तर काल पढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा मौर्य काल में स्तूपों का निर्माण संबंधी जानकारी तो मिलती है, मौर्योत्तर काल में भी मिलता है। ठीक है, तो अलग अलग टाइम जोन पर याद रखिएगा, शुंग वंश के समय भरहुत बना है। ठीक है, सातवाहन काल के समय आपका वेस्टर्नी बना है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आता है आपका इसके बाद शासक का नाम याद रखिएगा, हाल के बारे में। ठीक है, चलिए देखिएगा हाल के बारे में। तो हाल के एक शासक जो अलग नाम से आपको अलग मिलेगा, याद रखिएगा, सातवाहन काल में, जिसका नाम है हाल। ठीक है, अब हाल के संबंध में याद रखिएगा, लगभग यह माना जाता है कि ये जो है सातवाहन काल का 17वें क्रम का शासक है। ठीक है, तो 17वें क्रम का शासक है, याद रखिएगा, हाल नाम है इसका। ठीक है, हाँ मैं एक बात और बता दूं कि सातवाहन काल को पढ़ते समय जो है ना थोड़ी बोरिंग स्थिति आती है, लेकिन अगर घटना टू घटना याद कर लें, ठीक है, कि पुलवामी के समय क्या घटना घटी, ठीक है, सातकर्णी के समय क्या घटना घटी है, ठीक है, उसी प्रकार जो है वशिष्ठी पुत्र के समय क्या घटना घटी है ना, तो सभी के टाइम पर एक एक घटना जो है आपको याद रखना है। तो सातवाहन काल के 5 से 10 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इन इंपॉर्टेंट को फोकस करेंगे, सातवाहन काल परमानेंट याद रहेगा। ठीक है, सातवाहन काल में हमेशा पूछा जाता है संस्थापक का नाम, तो नाम याद रखिएगा सिमुक का। ठीक है, इसकी राजधानी पूछी जाती है, प्रतिष्ठान है। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में पढ़िए चाहे फिर भारत के इतिहास में पढ़िए, दोनों के क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, दोनों जगह पर इसका स्थान है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। तो देखिएगा हाल का जो क्रम है ना वो 17वें क्रम का है, और 17वें क्रम का शासक साथ ही साथ जो है इसका विस्तार भी काफी अच्छा खासा हुआ था, याद रखिएगा। लेकिन इसके अलावा जो है ना इसके संबंध में 3 समय की बहुत इंपॉर्टेंट बात की जाती है, क्योंकि हाल जो है ना साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शासक था। यानी इसका जो लिटरेचर वाला जो क्षेत्र है, यानी ये जो है अपनी हॉबी जो रखता था, याद रखिएगा, वो साहित्यिक क्षेत्र में रखता था। ठीक है, इसने एक रचना की थी, याद रखिएगा, पुस्तक की, जिसका नाम है गाथा सप्तसती। गाथा सप्तसती कौन सी भाषा में है? तो याद रखिएगा प्राकृत भाषा में। ठीक है, अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि सातवाहन काल का जो जो ऑफिशियली लैंग्वेज है, मतलब इस समय जो है इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, याद रखिएगा, वो प्राकृत है। ठीक है, यानी इनकी राजभाषा क्या है? प्राकृत है, और लिपि क्या है? ब्राह्मी, याद रखिएगा। ठीक है, तो लैंग्वेज भी कभी कभी पूछा जाता है, याद रखिएगा किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो याद रखिएगा प्राकृत में। ठीक है, उसी अलावा याद रखिएगा, देखिए मैंने बताया कि जैसे कि ये जो है थोड़ा साहित्य के क्षेत्र का, थोड़ा मतलब इसका जो शौक है वो साहित्य क्षेत्र में ज्यादा था। ठीक है, और इसके कारण जो है ना इसका इसका जो साम्राज्य विस्तार है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट ना देख करके ये क्या करता है, ज्यादातर फोकस करता है साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में। ठीक है, तो इसके समय में एक गुणाढ्य, ठीक है, गुणाढ्य नाम याद रखिएगा, एक राइटर हुआ करता था। ठीक है, एक साहित्यकार हुआ करता था, याद रखिएगा। इसने क्या लिखा था? बृहत कथा कोश, बृहत कथा कोश। ठीक है, गुढ़ार्य। ठीक है, ये जो नाम है याद रखिए, गुढ़ार्य कहा जाता है। ठीक है, इसके द्वारा जो है इसके समय में ये रचना हुई थी। ठीक है, एक रचना और याद रखिएगा जो कि कांत्र है, का तंत्र। ठीक है, का तंत्र, तो याद रखिएगा कातंत्र को लिखने वाला व्यक्ति है सर्ववर्मन।
सर्ववर्मन, ठीक है। तो सर्ववर्मन ने क्या लिखा था? का तंत्र, ठीक है। फिर इसने क्या किया? अपने सेनापति को जो है कहां भेजा? याद रखिएगा, लंका भेजा, ठीक है। क्यों? क्योंकि लीलावती के बारे में बहुत कुछ भारत में हल्ला हो गया था, याद रखिएगा। तो देखिए, अगर राजकुमारी की सुंदरता के बारे में कोई जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, तो एक राजकुमार या फिर एक शासक जो है ना, लगातार ललायित होता है उसकी खूबसूरती के लिए, ठीक है। और उसी कारण जो है हाल ने भी क्या किया था अपने सेनापति, ठीक है, इसके सेनापति का नाम था विजयानंद, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके सेनापति था, याद रखिएगा, आप इसे कह सकते हैं, सेनापति का नाम था विजयानंद, ठीक है। इसने यहां भेजा, इसको श्रीलंका भेज दिया। श्रीलंका में जाकर ये जो है लीलावती को देखने गया, ठीक है, और लीलावती को देखकर जो है वापस आया। वापस आने के बाद जो है और बढ़ा चढ़ाकर क्या कर दिया, इसके सामने बखान कर दिया लीलावती के बारे में, ठीक है। अब ये तो यहाँ पर 1 मिनट नहीं रह सकता था, श्रीलंका पहुंच गया तुरंत और श्रीलंका में उससे विवाह कर लिया, ठीक है। तो इसके विवाह की जो घटना है ना, वो याद रखिएगा कि श्रीलंका के राजकुमारी से विवाह किया था किसने? हाल ने, ठीक है। नाम था लीलावती, याद रखिएगा, ठीक है। श्रीलंका के राजकुमारी लीलावती से विवाह किया श्रीलंका में जाकर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसके संबंध में, हाल के संबंध में यही बात है, सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, हाल के बाद जो है एक अंतिम शासक के बारे में जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन महत्वपूर्ण अंतिम शासक के तौर पर देखा जाए तो यज्ञ श्री सातकर्णी, ठीक है। इसके बाद आता है यज्ञ श्री सातकर्णी। यज्ञ श्री सातकर्णी, तो देखिएगा, यज्ञ श्री सातकर्णी जो है ना, महत्वपूर्ण शासकों में अंतिम शासक था, अंतिम शासक नहीं था, ठीक है। पुलवामी तृतीय अंतिम शासक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, इस महत्वपूर्ण शासकों में जिसके समय में कोई घटना घटी हो या फिर कुछ इंपॉर्टेंस हुआ हो, राज्य विस्तार हुआ हो, ठीक है, उन शासकों के क्रम पे याद रखिएगा, एक महत्वपूर्ण शासक है अंतिम महत्वपूर्ण शासक, क्योंकि इसके बाद जो है अयोग्य होंगे, याद रखिएगा। और यही कारण है कि सातवाहन साम्राज्य जो है समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा, इसे कहा जाता है अंतिम महत्वपूर्ण शासक, ठीक है, यज्ञ श्री सातकर्णी, याद रखिएगा। तो यज्ञ श्री सातकर्णी के समय जो है ना, कुछ घटनाएं घटी थी, याद रखिएगा। इनके संबंध में सबसे पहला तो याद रखिएगा कि रुद्रदामन की मृत्यु के बाद, ठीक है, रुद्रदामन कौन था? शक शासक था, याद रखिएगा, ठीक है। तो रुद्रदामन की जब मृत्यु होती है, याद रखिएगा, मृत्यु के बाद इसने उसके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है, इसने अपने साम्राज्य मिला लिया। और साथ ही साथ याद रखिएगा, इसने सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया है, याद रखिएगा, व्यापार में, ठीक है, ठीक है, सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा, इसने जब व्यापार में ध्यान दिया तो किस प्रकार के व्यापार में? समुद्री व्यापार में सर्वाधिक ध्यान दिया इसने, ठीक है। मतलब ये जो ट्रेड करना चाहता था, याद रखिएगा, ये सी वेज के तरीके से या फिर समुद्र के रास्ते जो है समुद्री व्यापार करना चाहता था। इसलिए जो है इसके संबंध में बताया जाता है कि समुद्री क्षेत्र से व्यापार करने का जो जानकारी मिलता है सातवाहनों के बारे में, और वो मिलता है आपके यज्ञश्री, ठीक है, सतकर्णी के बारे में, ठीक है। अब इसी के बाद याद रखिएगा कि अंतिम अवस्था में जो है सातवाहन काल का जब स्थिति बहुत खराब होने लगता है, याद रखिएगा, तो इस समय जो है अंतिम शासक आता है, याद रखिएगा, जिसमें अंतिम शासक है पुलवामी तृतीय, ठीक है। यहीं पर देखिएगा, पुलवामी तृतीय के बारे में बस एक लाइन याद रखना है कि यह जो है सातवाहन काल का, यह सातवाहन वंश का अंतिम शासक, ठीक है, जिसका नाम है पुलवामी तृतीय, ठीक है। पुलवामी तृतीय जो है
सातवाहन काल का या सातवाहन वंश का जो है अंतिम शासक रहा है। ठीक है, अब इसके समय में जो है याद रखिएगा कुछ घटनाओं को आपको याद रखना है, लेकिन इससे पहले यह ध्यान रखना है कि इसके आसपास जो है कौन कौन ऐसे साम्राज्य हैं जिन्होंने अपना विस्तार प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, तो इसके अंतिम स्थिति को मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा इसकी अंतिम स्थिति कैसी थी। तो इसकी अंतिम स्थिति देखिएगा, अब कौन कौन से साम्राज्य जो है इसके स्तर में बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा जो है ये महाराष्ट्र है। क्योंकि इनकी राजधानी कहां थी, महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान थी। ठीक है, पहले ये महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा विस्तृत थे, फिर आंध्र प्रदेश की तरफ जो है विस्तृत होने लगे थे, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र क्षेत्र जो है इनका मुख्य क्षेत्र था पहले। ठीक है, अब उसी प्रकार जो है इनके उत्तर के क्षेत्र में याद रखिएगा, उत्तर का क्षेत्र कहने का मतलब है कि नॉर्थ वाला जो हिस्सा है, ठीक है, वहां पर धीरे धीरे जो है जैसे महाराष्ट्र हो गया। अच्छा, ये महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है ना, इसी महाराष्ट्र के ऊपर वाला हिस्सा है। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए महाराष्ट्र है, तो ये वाला हिस्सा ये महाराष्ट्र है और मध्य प्रतिष्ठान का हिस्सा नीचे की तरफ है। ठीक है, प्लस गुजरात, ऊपर की तरफ जाएंगे तो गुजरात, प्लस इस तरफ जाएंगे तो मध्य प्रदेश। इन सब में किसका शासन हो चुका था, वाकाटक का। ठीक है, यानी सातवाहन काल का जब कमजोरी होता है या सातवाहन काल धीरे धीरे जब पतन की ओर जाता है, तो एक शक्ति फिर से उदय होती है जिसका नाम है वाकाटक। ठीक है, तो विंध्य शक्ति, इसके संस्थापक का नाम ही है विंध्य शक्ति। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में जहां पर सातवाहन काल धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था, वहीं महाराष्ट्र के उत्तर क्षेत्र में, विदर्भ क्षेत्र में याद रखिएगा, महाराष्ट्र का उत्तरी क्षेत्र है, यहीं पर एक नई शक्ति का उदय होता है जिसे वाकाटक वंश कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा इसके अलावा, ठीक है, इस तरफ जाएंगे आप तो ये वाला जो हिस्सा है महाराष्ट्र का, और इधर कर्नाटक का हिस्सा, मैसूर वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये मैसूर है आपका, कर्नाटक वाला हिस्सा। और यहां पर याद रखिएगा कौन सा राज्य आ चुका है, कुंतल राज्य। कुंतल राज्य जो है आपका ये क्षेत्र है। ठीक है, कुंतल राज्य का क्षेत्र है। और वही अगर हम बात करें दक्षिण क्षेत्र में, तो याद रखिएगा, अब देखिए इसी के क्षेत्र में जो है ना, यहां पर है आपका आंध्र प्रदेश, ये वाला हिस्सा आंध्र प्रदेश का है। तो आंध्र प्रदेश जो है ना, यहां पर आ चुके हैं इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु वंश, जो अभी आपने सुना इक्ष्वाकु वंश के बारे में, तो याद रखिएगा इक्ष्वाकु वंश भी जो है इसका एक हिस्सा बना। ठीक है, और वही दक्षिण की बात करेंगे, याद रखिएगा, तो ये आपका तमिलनाडु क्षेत्र, और तमिलनाडु में जो है आपका पल्लव वंश का विस्तार हो गया था। इस तरीके से अंतिम स्थिति में देखिए महाराष्ट्र के क्षेत्र में ही इनका क्षेत्र रह गया और बाकी सभी जगह पर जो है नए नए साम्राज्य जो है स्थापित हो गए। ठीक है, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है, लेकिन इससे पहले इनकी प्रशासन व्यवस्था को हम देखने वाले हैं, याद रखिएगा। ठीक है ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इनके प्रशासन की बात करते हैं कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम था वो कैसा था। ठीक है, सातवाहन के बारे में देखिएगा, तो इनका जो प्रशासन था ये अशोक के समान ही था। ठीक है, प्रशासन अशोक के समान था। उसमें ग्राम दान देने की बात और भिक्षुओं को कर मुक्त रखा गया था, यानी जो भिक्षा ग्रहण करते थे, याद रखिएगा, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। ठीक है, तो ये कर मुक्त थे, याद रखिएगा। और इसी के अलावा जो है सबसे पहली बार भारत में, याद रखिएगा, सामंतिक या सामंत वाले जो लक्षण आए थे वो यहीं से आए थे। ठीक है, कल मैंने आपको सामंत के बारे में बताया था, तो याद रखिएगा भारत में सामंत प्रणाली की शुरुआत सातवाहन काल से मानी जाती है। इससे पहले जो है सामंत प्रणाली आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा कि सेंटर में राजा रहेगा और हर जगह पर क्या रहेगा, सामंत रहेगा। ठीक है, लेकिन यहां से जो है इसकी शुरुआत मानी जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है,
अब देखिएगा इनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, प्रशासन के अलावा आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। देखिएगा आर्थिक स्थिति की बात करें तो याद रखिएगा मुख्य तौर पर जो है इस समय कॉटन या कपास का व्यापार होता था। आर्थिक स्थिति, कपास का उत्पादन सर्वाधिक, विदेशी व्यापार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। विदेशी व्यापार किया जाता था, याद रखिएगा। सिक्के का प्रचलन था, कॉइन चलता था इस समय, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे इनके सिक्कों को क्या क्या कहते थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो सिक्के क्या चीज से बने होते थे, तो याद रखिएगा शीशे से बने सिक्के। ठीक है, ग्लास से पोटीन सिक्के, पोटीन, ठीक है, प्रोटीन मत लिखिएगा, पोटीन सिक्के। ठीक है, उसी प्रकार जो है आपका तांबा के सिक्के और कांसा के सिक्के। ठीक है, तो कॉपर याद रखिएगा और ब्रॉन्ज, इसके अलावा पोटीन और ग्लास, ये सभी सिक्कों के प्रमाण थे, याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि सबसे महंगा जो माना जाता था सिक्का, इसमें चांदी का सिक्का सबसे महंगा हुआ करता था। ठीक है, चांदी के सिक्के सबसे महंगे हुआ करते थे इस समय, याद रखिएगा। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए, याद रखिएगा कि शीशे के सिक्के किस राजवंश के समय चलते थे, तो याद रखिएगा सातवाहन के समय। ठीक है, क्योंकि शीशे के सिक्के जो है ना अधिकांश लोग नहीं चलाते, अधिकांशता मतलब पूरे भारत के इतिहास में शीशे के सिक्के आपको जानकारी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा शीशे के सिक्के चलाए जाते थे इस समय आपके सातवाहन काल में। ठीक है, अब देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, इस समय सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह, ठीक है, कहां पर था, पोर्ट कहां पर था, तो याद रखिएगा बंदरगाह के तौर पर, बंदरगाह समझते हैं आप लोग, ठीक है, पोर्ट, ठीक है, समुद्र किनारे वाला हिस्सा, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह था का भड़ोच, जिसे अभी कहा जाता है भरूच। ठीक है, तो गुजरात का यह क्षेत्र याद रखिएगा जहां पर नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है, यानी खंबात की खाड़ी में गिरती है, वो जगह है आपका भरूच। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा सामाजिक स्थिति की बात करें तो याद रखिएगा सामाजिक स्थिति में जो है यहां तक क्लियर है, कोई क्वेश्चन तो नहीं इसमें। ठीक है, देखिएगा इस समय का सामाजिक स्थिति क्या था, याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, इस समय भी 4 वर्ण व्यवस्था थी, 4 वर्ण व्यवस्था। ठीक है, तो 4 वर्ण व्यवस्था का मतलब क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र का स्थिति ऐसे ही था, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा वर्ण संकर व्यवस्था को समाप्त किया गया। ठीक है, तो 4 वर्ण व्यवस्था जो है इसको किसने लागू किया था, याद रखिएगा, तो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने जो है इसको लागू किया था, गौतमीपुत्र सतकर्णी ने लागू किया और वर्ण संकर व्यवस्था को समाप्त किया। वर्ण संकर समझते हैं आप लोग क्या होता है? 4 वर्ण तो क्लियर हो रहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ठीक है, तो होता क्या था, याद रखिएगा, इसमें कुछ इस तरीके की बात होती थी कि ब्राह्मण जो था ये अपनी पुत्री का विवाह जो है, ठीक है, अपने ब्राह्मण में करेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है कि ब्राह्मण जो है अपनी पुत्री का विवाह किस में करेगा, ब्राह्मण के साथ करेगा। क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रिय, तो जब कभी बात ऐसी आएगी, याद रखिए कि ब्राह्मण अगर किसी क्षत्रिय की पुत्री से विवाह करना चाहता है तो कर सकता था। ठीक, इसको बोलते हैं वर्ण संकर विवाह। यानी इसमें क्या हो रहा था कि इसकी पुत्री इसका पुत्र अलग वर्ण में आ रहा था, तो इसे कहते थे संकर वर्ण। ठीक है, हाइब्रिड, ये नहीं, संकर मतलब आप किसी भी अन्य जात में जो है अन्य प्रकार से जो है विवाह का मतलब एक संभावना बना रहता था इसमें। ठीक है, उसी प्रकार क्षत्रिय जो है वैश्य की पुत्री से शादी कर सकता था। ठीक है, लेकिन अगर वैश्य को अपने पुत्र से क्षत्रिय की पुत्री का विवाह करना है तो ये पुत्री का विवाह नहीं कर सकता था, याद रखिएगा। ठीक है, तो मतलब धीरे धीरे क्या था, पुत्री का विवाह जो है हमेशा ऊंचे में जाता था
और ये कभी भी अपने नीचे के क्षेत्र में विवाह नहीं करने देते थे। ठीक है, इस प्रकार की प्रथा को समाप्त कर दिया गया था, याद रखिएगा, सामाजिक स्थिति के अनुसार। ठीक है, तो वर्ण संकर व्यवस्था को समाप्त किया गया था और गौतमीपुत्र ने जो है 4 वर्ण व्यवस्था को प्रारंभ किया था इसने। ठीक है, तो सातवाहन काल में सामाजिक व्यवस्था समझ सकते हैं आप लोग कि समाज कैसे चल रहा होगा इस समय। ठीक है, इसी के बाद देखिएगा इसके एक अंतिम बिंदु में सांस्कृतिक स्थिति क्या थी इस समय। ठीक है, सांस्कृतिक स्थिति देखिएगा, तो देखिएगा सांस्कृतिक स्थिति की बात करें तो इस समय याद रखिएगा मुख्य तौर पर जो है दक्कन क्षेत्र में, ठीक है, दक्कन क्षेत्र मतलब महाराष्ट्र का क्षेत्र, ठीक है, इसे दक्कन क्षेत्र कहा जाता है। तो याद रखिएगा दक्कन के क्षेत्र में जो है बहुत सारे क्या बनाए गए थे, चैत्य और बिहार बनाए गए थे। याद रखिएगा चैत्य और बिहार बनाए गए, मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लिए मुख्य तौर पर याद रखिएगा प्रार्थना करने के लिए, ठीक है, वर्शिप करने के लिए जो है स्थान दिया गया इस समय में, इस काल में। ठीक है, उसी के अलावा याद रखिएगा यहीं पर जो है आपका कार्ले गुफा, ठीक है, तो पश्चिम दक्कन के क्षेत्र में जो है कार्ले गुफा या कार्ले केव का निर्माण किया गया था, याद रखिएगा चैत्य के तौर पर। ठीक है, चैत्य क्या था तो ध्यान रखिएगा जैन धर्म के जो भिक्षु हुआ करते थे या फिर तीर्थंकर हुआ करते थे, ठीक है, या जैन अनुयायी हुआ करते थे, वो उस क्षेत्र में जाकर जो है क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। ठीक है, उसे चैत्य कहा जाता है। बिहार क्या है, जहां पर बौद्ध भिक्षु जो है निवास करते हैं, बिहार कहलाता है। ठीक है, मठ क्या है, जहां पर बौद्ध भिक्षु जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं, मठ कहलाता है। ठीक है, तो ये नाम जरूर याद रखिएगा, मठ का नाम, चैत्य का नाम, बिहार का नाम। ठीक है, इसके बाद देखिएगा इस समय जो है ना मुख्य तौर पर याद रखिएगा अमरावती स्तूप की खोज की गई थी। अमरावती स्तूप, ठीक है, किसने खोजा था, मैकेंजी ने 1977 में। ठीक है, अमरावती स्तूप की खोज जो है सॉरी यहां पर याद रखिएगा मैकेंजी ने खोजा था 1797 में। ठीक है, 1797 में खोजा था, याद रखिएगा 1797 का समय है। और इस समय जो है मुख्य तौर पर जो है ठीक है, मुख्य तौर पर ध्यान रखिएगा भाषा जो प्रचलित थी इस समय, प्राकृत भाषा प्रचलित थी इस समय में। ठीक है, और धर्मों की मात्रा में बात करें तो याद रखिएगा यहाँ पर 3 धर्म जो है मुख्य तौर पर फेमस थे। सबसे ज्यादा जो है बौद्ध धर्म, उसके बाद दूसरे नंबर पे है जो है आपका, वो है आपका शैव धर्म, और वैष्णव धर्म का विख्याति ज्यादा था, याद रखिएगा। ठीक है, शैव और वैष्णव, वैष्णव मतलब भागवत, इससे पहले आपने पढ़ा भागवत धर्म के बारे में। ठीक है, तो ये था आपका सातवाहन काल। ठीक है, तो सातवाहन काल के बाद याद रखिएगा हम वाकाटक वंश के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और इसी के बाद जो है वापस में आऊंगा जहां पर कलिंग के चेदी वंश के बारे में डिस्कस करेंगे और मेघ वंश के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो देखिएगा पहले वाकाटक वंश की बात करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग छोटे राजवंशों के बारे में बात करेंगे या अन्य उत्तराधिकारी राजवंशों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सामान्य तौर पर जो है याद रखिएगा जितने राजवंश आप पढ़ते हैं जिसमें शुंग वंश, कर्ण वंश, ठीक है, और उसके बाद आपका सातवाहन वंश और उसके बाद वाकाटक वंश आते हैं, ये सभी देसी राजवंश कहलाते हैं जो कि मौर्य साम्राज्य के विखंडित होने के कारण या टूटने के बाद जो है ये अपने अस्तित्व में आते हैं। ठीक है, तो वाकाटक के बाद याद रखिएगा वाकाटक जो है मुख्य तौर पर, या सातवाहन जो है, देखिए सातवाहन की बात करें ना तो सातवाहन कुछ इस तरीके का है, आपने मैप में देखा ही है सातवाहन के बारे में, यहां पर याद रखिएगा। तो ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको ये सातवाहन का है, और वही वाकाटक की बात करेंगे तो यहां से लेकर ये क्षेत्र जो है धीरे धीरे सातवाहन विलुप्त होने लगेगा और वाकाटक आपका विस्तृत होने लगेगा। तो याद रखिएगा यहां पर मैंने आपको समझाया भी है कि वाकाटक का जो क्षेत्र है, ठीक है, जिसमें जिसमें आपका वाकाटक जो क्षेत्र है याद रखिएगा ये भी थोड़ा दक्षिण के क्षेत्र में ही आता है। ठीक है, आपका नॉर्थ एरिया पूरा कवर नहीं करता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है उसका दक्षिणी जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में वाकाटकों का विस्तार होना चालू होता है ना। चलिए तो देखिएगा वाकाटक के बारे में याद रखिएगा कि वाकाटक जो शासक हैं इनमें नाम आता है किसका, विंध्य शक्ति। संस्थापक के तौर पर। ठीक है, अब ये जो वाकाटक वंश याद रखिएगा इसकी जो
कहानी है उसके संबंध में आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, कि सातवाहनों के पतन और चालुक्य के उदय के बीच दक्कन के क्षेत्र में एक शक्तिशाली शासक जो है डेवलप होता है, याद रखिएगा, या वंश डेवलप होता है, उसे वाकाटक वंश कहते हैं। कब से कब तक? तो ध्यान रखिएगा, सातवाहन समाप्त हो रहा है और चालुक्य आने वाला है, ठीक है, लेकिन इसके बीच में जो है क्या बनता है? वाकाटक बनता है। तो क्वेश्चन पूछा था, याद रखिएगा, कि सातवाहन और चालुक्यों के मध्य जो है किस राजवंश का उदय हुआ था, ठीक है, तो वाकाटक जो है यह राजवंश है, याद रखिएगा, ठीक है। और इस बात को ध्यान रखिएगा, जितने भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन जो है ना ऐसे ही संबंधित होंगे, याद रखिएगा, इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पुराणों में बताया गया है कि विंध्य शक्ति जो है इसने वाकाटक वंश को स्थापित किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, सातवाहन तथा चालुक्य राजवंश के मध्य जिस राजवंश का उदय हुआ उसे वाकाटक वंश कहा गया है, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा वाकाटक वंश के बारे में, ठीक है। क्रम से तो आपको याद हो ही गया होगा, सुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश और उसके बाद वाकाटक वंश, ठीक है। देखिएगा, इसके बाद जो है यहां पर पहले हम ये समझेंगे कि वाकाटक वंश का विस्तार कहां से कहां तक था, लेकिन उससे पहले इसकी राजधानी याद रखिएगा। राजधानी जो है इसका कहां था? विदर्भ, जिसे कहा जाता है बरार क्षेत्र, ठीक है, महाराष्ट्र का क्षेत्र याद रखिएगा। तो विदर्भ क्षेत्र या बरार क्षेत्र जो है इसका क्षेत्र आता है। और देखिएगा इसी बीच जो है विंध्य शक्ति के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा इस समय जो है ना, जब मालवा के क्षेत्र की बात करें तो आपको याद होगा कि मैंने यहां पर आपको बताया था सातवाहन काल में काठियावाड़ और मालवा तक जो है अपना विस्तार कर लिया था, ठीक है। तो मालवा के एक हिस्से में जो है विंध्य शक्ति ने अपना शासन प्रारंभ किया था। सबसे शुरुआती समय में जो है यह पूछा जाता है कि विंध्य शक्ति जो है सबसे पहले कहां से अपना शासन प्रारंभ करता है, तो याद रखिएगा मालवा क्षेत्र से, ठीक है। तो उसको सातवाहन से कोई लेना देना नहीं था उस समय, लेकिन फिर जो है जब देखता है कि सातवाहन का जो है या सातवाहन वंश जो है कमजोर हुआ, तो उसके बाद जो है ये सातवाहन काल पे क्या करता है, धीरे धीरे उसके क्षेत्र को जीतना चालू करता है, ठीक है। तो इसने शुरुआत कहां से की थी? पहले मालवा क्षेत्र से, ठीक है। चलिए बात करते हैं विंध्य शक्ति के बारे में। देखिएगा विंध्य शक्ति नाम याद रखिएगा, जितने भी शासक हैं उन शासकों में जो है अगर किसी ने किसी को मारा है तो दोनों नाम, और अगर नहीं मारा है तो केवल संस्थापक का नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो विंध्य शक्ति का जो शासन काल रहा है, याद रखिएगा, विंध्य शक्ति ये 255 से लेकर 275 एडी तक, 255 टू 275 एडी तक का जो है शासनकाल इसका रहा है, ठीक है। लगभग 20 साल का शासनकाल इसका रहा है। तो देखिएगा इसने सबसे पहले जो है ये विष्णु गोत्रीय ब्राह्मण था, याद रखिएगा, विंध्य शक्ति, ठीक है। तो पहले तो ध्यान दीजिएगा कि ब्राह्मण था। दूसरा, इसने अपना शासन कहां से प्रारंभ किया था? मालवा क्षेत्र से, याद रखिएगा। बाद में सातवाहन के क्षेत्रों को जीता या शामिल किया, ठीक है। ठीक है, चलिए इनके बारे में देखिएगा, दो तीन फैक्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो एक तो आपको याद रखना है ब्राह्मण था, ठीक है। तो इसने क्या किया? हिंदू धर्म को फिर से बढ़ाने का प्रयास किया। ब्राह्मण था, और साथ ही साथ याद रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि भारत में या दक्षिण भारत में
हिंदू धर्म का विस्तार सबसे ज्यादा किसने किया था? तो बिंदु शक्ति ने किया था। यानी ये कट्टर ब्राह्मण थे, याद रखिएगा, और ब्राह्मणों के तरीके से जो है ना इन्होंने जीवन को जिया और बाकी धर्म को जो है संकुचित कर दिया। ठीक है, और इसने क्या किया था, याद रखिएगा, काफी यज्ञ करवाए और साथ ही साथ जो है ना हिंदू धर्म को अब दक्षिण भारत में विस्तृत किया था। ठीक है, तो इसे जो है याद रखिएगा तुलना की जाती है इंद्र और विष्णु के तौर पर, यानी विंध्य शक्ति की जो तुलना है वो इंद्र और विष्णु के तौर पर की जाती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो 3 फैक्ट आपको याद रखना है कि विंध्य शक्ति जो है इसने हिंदू धर्म का विस्तार दक्षिण भारत में यह हिंदू धर्म का पक्षधर था। हिंदू धर्म की तरफ ज्यादा प्रभावशाली था, याद रखिएगा, और इसके कारण जो है इसने बहुत से यज्ञ करवाए। ठीक है, इसकी तुलना इंद्र और विष्णु से की जाती है। ठीक है, इसकी तुलना इंद्र और विष्णु से की जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो सांस्कृतिक तौर पर जो है ना वैदिक धर्म के पक्षधर था, हिंदू धर्म के पक्षधर था, याद रखिएगा, और इसने जो है दक्षिण भारत में जो है धीरे धीरे जो है हिंदू धर्म को या वैदिक धर्म को आगे बढ़ाया था। ठीक है, साथ ही साथ जो है ब्राह्मण धर्म के पक्षधर होने के कारण जो है याद रखिएगा इसने कई ताम्रपत्र जारी करवाए थे जिसमें यज्ञों की जानकारी मिलती है। तो याद रखिएगा काफी यज्ञ करवाए थे इन्होंने। ठीक है, उसकी जानकारी मिलती है क्योंकि यह हिंदू धर्म का या वैदिक धर्म का पक्षधर माना जाता है। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद जो है सबसे महत्वपूर्ण राजा आता है, याद रखिएगा, जिसका नाम है प्रवरसेन। ठीक है, अब प्रवरसेन के पास जाने से पहले मैं आपको इनके थोड़ी सी कहानी के बारे में डिस्कस करता हूं, देखिएगा। ठीक है, तो यहां पर समझिएगा इसका शासनकाल कैसा रहा है। वाकाटक वंश का शासनकाल याद रखिएगा, शासन। ठीक है, तो सबसे पहले कौन शासन किया? विंध्य शक्ति। फिर इसके बाद कौन आया? प्रवरसेन, याद रखिएगा। इसके बाद आता है आपका रुद्रसेन। तो याद रखिएगा प्रवरसेन प्रथम, रुद्रसेन प्रथम। ठीक है, प्रवरसेन फिर उसके बाद रुद्रसेन, याद रखिएगा। अब रुद्रसेन के बाद याद रखिएगा कि रुद्रसेन के बाद जो है पृथ्वीसेन का क्रम आता है। पृथ्वीसेन प्रथम। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका रुद्रसेन द्वितीय। ठीक है, रुद्रसेन द्वितीय, और उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट फिर से आपका प्रवरसेन द्वितीय और नरेंद्र सेन, याद रखिएगा। इस तरीके से इनका वंश वृक्ष होता है, याद रखिएगा। ठीक है, जिसे हम वाकाटक वंश के तौर पर जो है 7 से 8 राजाओं को देखते हैं। ठीक है, याद करना बहुत आसान है और जनरली इनकी घटनाएं इतनी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कि आपको अपने आप याद हो जाएगा ये। चलिए देखिएगा प्रवरसेन के बारे में, याद रखिएगा कि प्रवरसेन जब आया शासन में, ठीक है, तो वाकाटकों की शक्ति का विस्तार हुआ काफी तेजी से। ठीक है, महाभारत काल के समय जो है यह बताया भी गया है, याद रखिएगा, कि वाकाटक जो शासक थे इनके संबंध में जो जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, इन्होंने क्या किया था, एक वाजपेयी यज्ञ करवाया था। ठीक है, और 4 अश्वमेध यज्ञ कराया था। सोचिए 4 अश्वमेध यज्ञ, एक अश्वमेध यज्ञ कराने से ना आपका इतिहास बदल जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, राम जी के संबंध में आपने सुना होगा अश्वमेध यज्ञ कराया गया था, और आज आप तक जानते हैं, याद रखिएगा, कि उस कहानी को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, तो प्रवरसेन के समय सोचिए कितना, 4। ठीक है, 4 अश्वमेध यज्ञ कराने वाला शासक और साथ ही साथ एक वाजपेयी यज्ञ कराने वाला शासक, याद रखिएगा।
ठीक है। तो इससे ये जानकारी मिलती है कि महाभारत काल से संबंधित कुछ जानकारियां इसमें शामिल होती हैं, याद रखिएगा, जिसने अपने क्षेत्र का विस्तार काफी लंबा चौड़ा कर लिया था। अश्वमेध यज्ञ का विस्तार या अश्वमेध यज्ञ इसीलिए कराया जाता है, याद रखिएगा, जो कि राजा अपने क्षेत्र का विस्तार करता है उससे। ठीक है, तो राजा जो है अपने क्षेत्र का विस्तार करता है, इसलिए जो है याद रखिएगा इसने अश्वमेध यज्ञ कराया था। तो प्रवरसेन प्रथम के बारे में ये जरूर याद रख लीजिएगा, इसके शासनकाल में वाकाटकों की शक्ति बढ़ी थी। ठीक है, सबसे पहला याद रखिएगा उपाधि तो धारण किया ही था, अपने आप को सम्राट कहता था, लेकिन ध्यान रखिएगा इसने जो है 4 अश्वमेध यज्ञ कराया और वाजपेयी यज्ञ 1 कराया था। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ के बारे में बताया आप लोग को। देखिए 3 यज्ञ फेमस है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, पहला यज्ञ क्या है? अश्वमेध यज्ञ है, दूसरा यज्ञ राष्ट्रीय यज्ञ है, और तीसरा है वाजपेयी यज्ञ। ठीक है, ठीक है, ये तीनों यज्ञों को याद रखिएगा प्रॉपर। ठीक है, खासकर वैदिक धर्म में जो है ना इन यज्ञों के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, यजुर्वेद में जो है इन यज्ञों के पालन की जानकारी मिलती है, याद रखिएगा। चलिए तो देखिएगा तो देखिएगा वाकाटकों का साम्राज्य विस्तार, तो याद रखिए कहां से कहां तक? मध्य भारत तक। ठीक है, यानी अब ये जो है मध्य भारत तक पहुंच चुके थे, याद रखिएगा। और ऐसे में याद रखिएगा कि बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक जो है इनका शासन था। बुंदेलखंड से हैदराबाद, ठीक है, ये शासन था, याद रखिएगा। बुंदेलखंड से हैदराबाद तक जो है इनका शासन क्षेत्र आता था। और इसी क्षेत्रों में जो है आपको याद रखना है कि इसने क्या किया था, प्रवरसेन ने क्या किया था कि शकों के क्षेत्रों को अपने अधिकार में किया। ठीक है, शकों के क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर लिया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। किस वाकाटक शासक ने जो है 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? ये सीधे से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना होगा कि ये सारे क्वेश्चन जो है इस प्रकार से डायरेक्टली पूछे जाते हैं और पूरी तरीके से ये प्रॉपर क्लियर होता है कि ये क्वेश्चन कैसा आएगा। ठीक है, तो जो घटना है उस घटना के आधार पर ही चीजों को याद करने की कोशिश कीजिएगा कि आपकी घटना के आधार पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए वाकाटक में 2 क्वेश्चन अभी तक आपने इसमें पढ़ा है, जो वाकाटक में इससे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन, वाकाटक जो है किसने स्थापना की है? दूसरा, वाकाटक के संबंध में सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो प्रवरसन प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है और दूसरा विंध्य शक्ति के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। और आपको इसी प्रकार से फोकस्ड करके जो है क्वेश्चन को निकालना, समझना और वहां से टॉपिक को निकालकर पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा इसके बाद जो है कौन आता है? रुद्रसेन आता है। ठीक है, प्रवरसन के बाद रुद्रसेन का नंबर आता है, याद रखिएगा। और रुद्रसेन जो है ना अपने शासन प्रणाली में, ठीक है, याद रखिएगा इसने कोशिश किया था, हालांकि रुद्रसेन द्वितीय जो था, याद रखिएगा, ठीक है, ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण शासक है, याद रखिएगा, क्योंकि इसने क्या किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्री से विवाह किया था। ठीक है, तो एक कहानी जो सबसे मशहूर है, याद रखिएगा, प्रभावती की कहानी के संबंध में। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री से विवाह करने के संबंध में जानकारी मिलती है, यानी कि गुप्त साम्राज्य से संबंध बनाना, याद रखिएगा। तो वाकाटक वंश और गुप्त साम्राज्य के संबंध में जो जानकारी मिलती है, याद रखिए, दोनों के मध्य जो है, ठीक है, हालांकि पहले से ही
काफी तनातनी चलती थी दोनों में। ठीक है, गुप्त साम्राज्य का विस्तार, चूंकि आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो भारत क्षेत्र है, ठीक है, ऐसा कोई क्षेत्र आपको नजर आएगा, इस तरीके से याद रखिएगा। तो अभी जो है सुंग वंश का क्षेत्र रहा यहाँ पर, ठीक है, इधर आपके शक वंश का क्षेत्र रहा, और यहाँ पर आपका सातवाहन, सातवाहन के बाद यहाँ पर कौन आ गया, वाकाटक आ गए, और ये क्षेत्र किसका है, तो अब धीरे से जो है यहाँ पर कौन आ जाएगा, गुप्त आ जाएंगे। ठीक है, मगध के क्षेत्र में फिर से गुप्त एम्पायर। देखिए जितने बड़े एम्पायर या डायनेस्टी डेवलप हुआ है वो हमेशा मगध के आसपास ही हुआ है। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य जो है ना अपने आप में अपने मतलब देखा जाए तो वो भी एक लंबे समय तक जो है एक बड़ा क्षेत्र जो है अपने पास होल्ड करके रख पाता है। ठीक है, वरना कोई भी शासक जो है लंबे समय तक अपने पास एक पूरा क्षेत्र जो है होल्ड करके नहीं रख सकते थे। ठीक है, तो ऐसे में याद रखिएगा कि वाकाटक का क्षेत्र हो गया, ये शकों का क्षेत्र हो गया, ये सातवाहन हो गया, और इस तरफ आपको इक्ष्वाकु और छोटे छोटे वंश जो है इस तरफ और दक्षिण क्षेत्र मिलेंगे, और तब जाकर फिर चालुक्यों का शुरुआत होता है, याद रखिएगा। यानी वाकाटक के समाप्त होने के बाद चालुक्य वंश आते हैं, और चालुक्य में भी 3 राजवंश होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, वेंगी के चालुक्य मिलेंगे आपको, है ना। तो इसमें जो है चालुक्य की अभी 3 शाखाएं जो है अलग अलग तरीके से डेवलप होती हैं, लेकिन याद रखिएगा कि गुप्त वंश के साथ जो है ना कोई पंगा नहीं लेता था। क्यों नहीं लेता था, इसमें जो है सभी धुरंधर शासक थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो जैसे आपने चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम सुना है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ना, इसके समय में इसकी पुत्री थी, याद रखिएगा, प्रभावती। ठीक है, तो प्रभावती के साथ किसका विवाह होता है, याद रखिएगा, रुद्रसेन प्रथम के साथ। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा थोड़ा सा एक पॉइंट हम कवर करेंगे केवल, ठीक है, और उसके बाद फिर आगे के टॉपिक को कल डिस्कस करेंगे। तो लास्ट एक टॉपिक पे याद रखिएगा रुद्रसेन प्रथम के बारे में देखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहला रुद्रसेन प्रथम के बारे में, इसने उपाधि धारण की थी, याद रखिएगा, महाभैरव। ठीक है, इसने उपाधि धारण की थी, महाभैरव की उपाधि धारण की थी इसने। साथ ही साथ याद रखिएगा कि इसने जो है प्रयास किया था गुप्तों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का, गुप्तों के साथ मित्रता करना या फिर मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का। ठीक है, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था इसने। इसके अलावा याद रखिएगा, और यही कारण है कि समुद्रगुप्त जो है, ठीक है, जब समुद्रगुप्त अपना विस्तार करेगा, याद रखिएगा, तो समुद्रगुप्त जो है ना वाकाटकों को छोड़ देता है, याद रखिएगा, यानी वाकाटकों के क्षेत्र को नहीं जीतता। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा कि वाकाटक के क्षेत्र को क्यों छोड़ देता है, बिकॉज जब आप देखेंगे कि समुद्रगुप्त का जो जगह है ये रहा, ठीक है, तो यहां से दक्षिण की ओर जाएंगे तो दक्षिणापथ अभियान चलेगा, उत्तरापथ अभियान चलेगा ऊपर की ओर, है ना, तो दोनों प्रकार का अभियान चलाता है ये। तो समुद्रगुप्त ने क्या किया था, वाकाटकों के जितने भी क्षेत्र थे उनको छोड़ दिया था, उनको नहीं जीता। ठीक है, और जीतने के बावजूद छोड़ दिया था, मतलब इस तरीके से कहा जाता है कि दक्षिणापथ में जो है कुछ राजाओं के जो इतिहास हैं, जो कि देखिए समुद्रगुप्त का ना एक प्रयाग प्रशस्ति, याद रखिएगा, क्या नाम है इसका, प्रयाग प्रशस्ति, किसने लिखा था, हरिसेन ने। ठीक है, तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने लिखा था, याद रखिएगा। ये प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की प्रशंसा जो है ना प्रयाग प्रशस्ति में लिखे गए हैं कि कहां कहां पर जो है उसने कितने राज्यों को जीता है। ठीक है, तो उसने जो है वहां पर वाकाटकों के बारे में लिखा है कि वाकाटकों के क्षेत्र को अधिकार नहीं किया इसने, किसने, समुद्रगुप्त ने। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा कि रुद्रसेन प्रथम के संबंध में जो है ना ये दर्शाता है कि गुप्त और वाकाटक के संबंध में जो है एक मैत्रीपूर्ण संबंध जो है इन लोगों के मध्य स्थापित हुआ था, और उसी मध्यस्थता को देखते हुए जो है समुद्रगुप्त ने जो है अपने प्रयाग प्रशस्ति में ये बात लिखी है कि वाकाटकों के क्षेत्र को जो है उसने अपने अधिकार में नहीं किया कभी।
ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए इसके आगे जो है कल देखते हैं, कल का टॉपिक रहेगा हमारा, ठीक है, आगे के वाकाटक वंशों के बारे में। और जो है कल कंप्लीट होगा आपका स्वदेशी आक्रमण, और कल ही हम स्टार्ट करेंगे विदेशी आक्रमण के बारे में, ठीक है, यवन साम्राज्य के बारे में। तो कल का टॉपिक रहेगा हमारा यवन साम्राज्य, ठीक है। अभी तक देखिए कहानी थोड़ी बोरिंग चलेगी इसमें, कारण क्या है, इन समय में सिर्फ आपको इनकी वैल्यू को जानना है कि राजा जो है ना क्या क्या किए हैं, कौन सी घटना घटी है, ठीक है। पूरी कहानी डिस्कस करेंगे, एक एक टॉपिक को पढ़ने में जो है आपका लगभग समझिए एक एक दिन का समय लग जाएगा। इसलिए जो है मैं उन बातों पर भी डिस्कस कर रहा हूं जो घटना है, और घटना के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट लाइन फैक्ट है, ठीक है। और उसके बाद जो है अंत में जो है एक बात ध्यान रखिएगा कि मैं अगर आपको बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन बनने की संभावना इसकी ज्यादा है, तो आप उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, या आईएमपी पॉइंट कर लीजिएगा पहले से ही अपनी कॉपी पर, ठीक है। इससे क्या होगा, दो चीजें होंगी कि आपको पढ़ने के समय जो है ना इस पर ज्यादा फोकस जाएगा, और दूसरा आपका ध्यान उस पर आकर्षित होगा उस बात पर कि आपको इतिहास में इस पॉइंट को याद भी रखना है, ठीक है। तो जितने भी अभी वाकाटक के टॉपिक को पढ़ने के बाद जो है ना आने वाले समय में यवन, इसमें ज्यादा दिमाग लगेगा, याद रखिए। कारण क्या है, इसमें जितने भी नाम आपको मिलेंगे एक से भी परिचय आपका नहीं होगा, ठीक है। यूक्रेटाइडस, ठीक है, जितने भी नाम आपको मिलेंगे, क्योंकि यवन के नाम, फिर जितने भी बाहरी विदेशी आक्रमण याद रखिएगा, वो सभी नाम जो है ना आपको विदेशी नामों के साथ याद रखना है। ये नाम याद करना आसान होगा, प्रवरसेन, रुद्रसेन, है ना, याद होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। लेकिन वहां के जो नाम याद करेंगे, याद रखिएगा, जिनमें टाइटस याद करेंगे, है ना, यूक्रेटाइडस याद करेंगे, हेलोडोरस याद रखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे नाम है जो कि आपको कंफ्यूज करेगा कि कौन नाम कहां से आया और कहां से हुआ। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि अब जो है कल से जो आपका ध्यान होगा वो ज्यादातर आपको जरूरत पड़ेगी इसको फोकस करने में कि आपको कौन कौन से राजाओं का नाम याद करना है, ठीक है, और कौन सा राजा कहां से आया है, इस पर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए